हेलो एवरीवन। राजनीति विज्ञान के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए फाइनल ईयर के राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में सचिवालय का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग महासभा, सुरक्षा परिषद के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे सचिवालय के बारे में। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक प्रमुख अंग है। अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा ही इसकी अंतर्राष्ट्रीय विशेषता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रशासनिक संस्था है जिसका काम संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का प्रशासनिक प्रबंधन करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दूसरे प्रमुख अंग हैं वो अपने अपने कार्यकाल के अनुसार सदैव बदलते रहते हैं, परंतु सचिवालय के साथ ऐसी बात नहीं है। इसमें स्थायी सेवाओं के व्यक्ति काम करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि स्थायी संस्था है जिसका काम निरंतर चलता रहता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक केंद्र बिंदु है और इसके अभाव में संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र सूचना और सहयोग के केंद्रों से वंचित हो जाता है। इसी से हम समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय एक प्रमुख अंग है। अब हम बात करें सचिवालय के संगठन की, तो सचिवालय में महासचिव और अन्य कर्मचारी होते हैं। महासचिव के अधीन 12 अवर महासचिव होते हैं जिनकी नियुक्ति महासचिव करता है। महासचिव सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है सचिवालय का और इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। और महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है और ये संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। महासभा द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार महासचिव सचिवालय के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और आवश्यकता अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों के लिए आवश्यक कर्मचारी नियुक्त होते हैं, वे सभी सचिवालय के ही भाग होते हैं। उनकी नियुक्ति में यथासंभव भौगोलिक आधार को पर्याप्त रूप से महत्व दिया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में ये ध्यान रखा जाता है कि विश्व के लगभग सभी देशों का इसमें प्रतिनिधित्व हो सके। इस बात का उपबंध चार्टर में विशेष रूप से किया गया है कि न तो महासचिव और न ही कर्मचारी वर्ग किसी राज्य से या संघ से बाहर किसी दूसरे अधिकारी से अनुदेश या आदेश मांगेंगे और न ही प्राप्त करेंगे। नियुक्ति के पश्चात अपने कार्यकाल में सचिवालय के सभी कर्मचारी एक तरह से विश्व के नागरिक हो जाते हैं और वे केवल विश्व की संस्था के प्रति ही निष्ठावान रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सचिवालय का बहुत अधिक विस्तार हुआ है। जैसे जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में वृद्धि हुई है वैसे वैसे सचिवालय का विस्तार हुआ है। सचिवालय एक बहुत बड़ा प्रशासनिक तंत्र है जिसको 8 विभागों में संगठित किया गया है। ये प्रमुख 8 विभाग इस तरह से हैं: सुरक्षा परिषद संबंधी कार्यों का विभाग, दूसरा विभाग है आर्थिक विभाग, तीसरा है सामाजिक कार्यों का विभाग, चौथा विभाग है न्यास एवं स्वशासितेतर क्षेत्रों में सूचना का विभाग और 5वां विभाग है सार्वजनिक सूचना विभाग, छठा है सम्मेलन तथा सामान्य सेवा विभाग और 7वां विभाग है प्रशासनिक तथा वित्तीय सेवा विभाग और 8वां और अंतिम विभाग है विधि विभाग। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता है और एक उप महासचिव होता है। उप महासचिव के नीचे बहुत सारे उच्च पदस्थ निदेशक होते हैं। उप महासचिव की नियुक्ति महासचिव के द्वारा ही की जाती है और इनकी नियुक्तियों का आधार इनकी कार्यक्षमता, योग्यता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होता है। इनकी नियुक्ति करते समय महासचिव को ये ध्यान रखना होता है कि यथासंभव जहाँ तक हो सके विश्व के विभिन्न क्षेत्रों का उचित प्रतिनिधित्व हो सके। अब देखते हैं महासचिव की क्या स्थिति होती है। सचिवालय का महासचिव एक तरह से इस विश्व संस्था का पूरे विश्व के लिए प्रतिनिधि होता है, जो कि शीर्ष बिंदु का अधिकारी होता है। वह केवल सचिवालय का ही अध्यक्ष नहीं होता बल्कि विश्व संस्था के कार्यों का एक तरह से सूत्रधार इसको कहा जा सकता है। उसे सचिवालय का मुख्य संचालक भी हम कह सकते हैं।
हमें याद रखना चाहिए कि राष्ट्रसंघ के निर्माताओं ने महासचिव को बहुत अधिक अधिकार प्रदान नहीं किए थे। वे अपने विवेक का बहुत कम प्रयोग करने के लिए अधिकृत किए गए थे। राष्ट्रसंघ के महासचिव को अधिकतर प्रशासनिक अधिकार ही उपलब्ध थे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के अवसर पर जब नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की चर्चा होने लगी, तब महासचिव को व्यापक अधिकार दिए जाने पर सक्रिय रूप से विचार किया गया था। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत महासचिव की स्थिति और अधिकार राष्ट्रसंघ के महासचिव से और अधिक महत्वपूर्ण है। यह न केवल प्रशासनिक काम करता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा परिषद के सामने किसी ऐसे मामले को भी ला सकता है जिसके कारण उसकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भय उत्पन्न हो सकता हो। अपने इस अधिकार के आधार पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। महासचिव के कार्यों पर हम चर्चा करें तो उनके कार्यों को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे सामान्य कार्यों में महासचिव महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यास परिषद की सभी बैठकों में भाग लेता है और वह सभी कार्य संपादित करता है जो इन अंगों द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। महासचिव संस्था के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट महासभा को प्रेषित करता है। वास्तव में महासभा का वार्षिक अधिवेशन महासचिव की रिपोर्ट पर बहस से ही शुरू होता है। तकनीकी कार्यों में महासचिव अनुच्छेद 98 के अनुसार ऐसे अनेक कार्यों को भी करता है जो उसे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यास परिषद द्वारा सौंपे जाएं। इन अंगों द्वारा सौंपे गए तकनीकी कार्यों को भी महासचिव संपादित करता है। तकनीकी कार्यों में लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों पर अध्ययन, रिपोर्ट, सर्वेक्षण आदि करना शामिल होता है। सचिवालय का प्रशासन संभालने का, प्रशासनिक प्रबंधन का कार्य भी वो करता है। वित्तीय कार्यों में वह बजट का संचालन, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट के संचालन के सुचारू रूप से संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये उसको देखता है। संपूर्ण उत्तरदायित्व इसका महासचिव पर होता है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट तैयार करता है, जिसे बजट सलाहकार समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। विशेष उद्देश्य के अभिकरणों और अन्य संबंधित संस्थाओं के बजट पर भी उसकी नज़र रहती है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी निधियों का अभिरक्षक होता है और उनके व्यय के लिए उत्तरदायी होता है। प्रतिनिध्यात्मक कार्यों में देखा जाए तो संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए केवल एक ही महासचिव होता है, जो संघ के एक अभिकर्ता यानी कि एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो राजनीतिक कार्यों में भी महासचिव की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 99वें अनुच्छेद में कहा गया है कि सचिव किसी ऐसे मामले की ओर सुरक्षा परिषद का ध्यान दिला सकता है जिससे उसके विचार में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बने रहने में संकट उत्पन्न हो सकता हो। इस शक्ति तथा कुछ अन्य कारणों से महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान राजनीतिक अभिकर्ता बन गया है। चार्टर में महासचिव के कार्यकाल का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु 5 साल के लिए इसे चुना जाता है और इन 5 सालों में महासचिव की भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान के रूप में हम देखते हैं और समय समय पर अपने कार्यों के माध्यम से महासचिवों ने इसको सिद्ध भी किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की भूमिका को और उनके कार्यों को अगर हम उनका विवेचन को निष्कर्ष रूप में हम देखें तो 2 रूपों में हम देख सकते हैं। एक तो सचिवालय के प्रधान के रूप में और दूसरा एक कूटनीतिक दुनिया के पहले कूटनीतिज्ञ यानी पहला कूटनीतिज्ञ जो सभी मामलों को सुलझाने में पहल करता है। अब हम एक नज़र डाल लेते हैं अब तक के महासचिवों के बारे में। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, जिनको हमें याद रखना है, पुर्तगाल से हैं ये और जनवरी 2017 से इनका कार्यकाल शुरू है। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि इनमें से कई महासचिव 2 कार्यकाल रहे हैं।
क्योंकि महासचिव एक कार्यकाल पूरा करने के बाद में दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुना जा सकता है। बान की मून जो दक्षिण कोरिया से थे, उनके 2 कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल से इनको जनवरी 2017 से नया महासचिव नियुक्त किया गया है। इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का एक और अंग आर्थिक और सामाजिक परिषद। तब तक के लिए धन्यवाद।